चीज़ और है भाई साहब, हमारे यहाँ ये जो मिलते हैं ये 70-80 हज़ार में मिलते हैं। बराबर। वो आपने जो वीडियो डाले हैं उससे कुछ फ़ायदा ही हुआ। मतलब आपके यहाँ जो ड्रिप इरिगेशन है वो 1 एकड़ का खर्चा हम्म, 70-80 हज़ार रुपये जाता है। असल में वो वैसे वाले पाइप देते हैं और वो फिर। और सर क्या हो रहा है कि आपको मतलब उधर के किसानों को मालूम नहीं है ना, हाँ हाँ तो वो बस। क्या बोलते हैं ये भी लेना पड़ेगा, वो हाँ जैसे हमने हाँ बोल दिया अभी कि सैंड फिल्टर की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में। आज हमारे पास जो किसान आए हैं वो बहुत लंबे से आए हैं, उत्तर प्रदेश बरेली से। मतलब आज 24 घंटा 25 घंटा लोग ट्रैवल करके यहाँ पे आ रहे, तो हमको बहुत अच्छा लगता है और एक अच्छी प्राउड फीलिंग हमको आती है कि हम कोई किसान भाइयों के मदद में आ रहे। लेकिन यह वीडियो बनाने का पीछे का मेन इंटेंशन क्या है कि ये किसान भाइयों ने हमको क्या बोला कि उनके एरिया में ड्रिप क्या है मालूम ही नहीं है, उधर ड्रिप होती ही नहीं है, और होती है तो वो लोग कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो बहुत महंगी है। उन्होंने बोला कि 70,000 80,000 रुपये में 1 एकड़ की ड्रिप आती है और इतना खर्चा वो नहीं कर पाते थे। तो इसी विवंचना में वो 2 साल से 3 साल से परेशान थे कि ड्रिप कैसे करना, क्योंकि उनको भी एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी की एग्रीकल्चर करना था। तो उनको कहीं पे हमारी जो 11,500 की वीडियो है कि 1 एकड़ का खर्चा 11,500 में हो जाता है, उसमें पूरा नली, टेकअप, ग्रोमेट, जॉइनर, फिल्टर, वेंचुरी सब आ जाती है, तो वही वीडियो उन्होंने देखा और उनको भी कहीं पे एक आशा का किरण दिखा कि वो भी अभी कम पैसों में ड्रिप कर पाए, और वही सब चीज़ें जानने के लिए वो वहाँ से यहाँ तक आए हैं। तो आज मैं उनके साथ तो आपको साक्षात्कार कराऊंगा, उनके साथ हम बात भी करेंगे, लेकिन ये चीज़ मुझे बताना ज़रूरी थी। तो अभी ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए सीधा उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या राय है ड्रिप, स्प्रिंकलर, मल्चिंग के बारे में। नमस्कार, मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में। आज ये किसान भाई बहुत लंबे से जलगांव में आए थे, तो अभी सबसे पहले आपका नाम और आप कहाँ से आए? अमरीश कुमार नाम है हमारा, बरेली ज़िले से आया हूँ। उत्तर प्रदेश। हाँ उत्तर प्रदेश। ओके, तो कब बैठे थे? ट्रेन से आए? हाँ कल बैठा था। कितने कल बजे? सुबह 11 बजे। ठीक है, तो कल 11 बजे बैठे, तो आज 11 बजे के आसपास यहाँ पे उतरे आप? 3:30 बजे आ पाए। कब? रात को? अभी अभी हाँ दोपहर को? हाँ ठीक है। तो सर वहाँ पे अभी आप स्ट्रॉबेरी लगवाने वाले हो, हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ पे मतलब क्या ये पुरखों से चल रही खेती है स्ट्रॉबेरी की, नहीं। या आप कुछ नया करने का सोच रहे? ये नया है, हमारे यहाँ 3-4 जिलों में होती नहीं है, या होती तो नहीं। हरियाणा में होती है या फिर लखनऊ के आसपास होती है। तो अभी आप प्रयोग कर रहे हो उधर? हाँ हाँ। ठीक है। तो सर जो स्ट्रॉबेरी है उसका जो पौधा है वो आप कहाँ से खरीदने वाले हो फिर? हिमाचल से। ओके, क्योंकि कहीं मतलब दूर दराज के जो किसान हैं वो पहले भी हमारे पास आ गए, तो यहाँ से लेके जाते हैं। महाराष्ट्र में एक महाबलेश्वर करके जगह है, हाँ। वहाँ वो भी फेमस है उसके लिए, इसके लिए मैंने ये सवाल पूछा। तो सर ये जो स्ट्रॉबेरी आप लगवाने वाले हो, तो ये 2 पौधे में का अंतर कितना रखने वाले हो? 1 फीट। और 2 सरी में का? मतलब पौधा तो पौधा हाँ, 1 1 फीट, फीट, और 2 सरी 1 फीट, वो भी 1 फीट 1 पे, फीट, हाँ। और इसके लिए आप मल्चिंग का भी इस्तेमाल करेंगे। हाँ हाँ। तो आपके मन में ये कुछ सवाल है इसके बारे में, मल्चिंग के बारे में? हाँ, मल्चिंग कितने माइक्रोन की लगनी चाहिए, और ये जो मल्चिंग का जो एक तरफ काला है एक तरफ वो है, वो किधर से भी। तो सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाइयों को बोलना चाहूँगा कि अगर आप यह वीडियो देख रहे, तो हम ये वीडियो क्यों बनाते हैं, क्योंकि यही सवाल आपके मन में भी आए होंगे कभी ना कभी, या जब आप सोचेंगे कि आपको ड्रिप करना है, आपको स्ट्रॉबेरी लगवाना है, आपको मल्चिंग करना है या स्प्रिंकलर करना है, तो जो सवाल ये किसान भाई पूछेंगे वही सवाल उनके मन में भी आएगा कभी ना कभी, तो इस माध्यम से उनको ही जवाब मिल जाएगा। तो लेकिन इसके लिए आपको एक थोड़ी सी मदद करनी पड़ेगी कि आपको कमेंट में सिर्फ इतना बताना पड़ेगा कि यह जो वीडियो है आप कहाँ से देख रहे हैं, आपका जो भी गांव है, तहसील है, उतना कमेंट में बताइए। तो उससे हमको क्या फ़ायदा होता है कि हमको भी पता चलता है कि ये फैमिली कितनी बड़ी हुई है, कहाँ से लोग जुड़े हैं। तो आपने जो सवाल पूछा था कि सर मल्चिंग पेपर में देखो वैसे कई प्रकार आते हैं थिकनेस के हिसाब से, लेकिन जो कॉमन प्रकार है 20 माइक्रोन, 25 माइक्रोन और 30 माइक्रोन, ये कॉमन है।
अभी कोई 18 माइक्रोन भी बनाता है, कोई 15 भी बनाता है, कोई 23 भी बनाता है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क गिरता नहीं है। तो ये हमने जो 3 प्रकार बनाए हैं, ये क्यों बनाए हैं 20, 25, 30 कि जो वेजिटेबल वगैरह क्रॉप है, जैसे कि बैंगन वगैरह या जो वेजिटेबल्स है, वो क्या होता है कि 3 महीना 4 महीने में निकल जाते हैं। तो उनके लिए अगर कोई किसान भाई को मल्चिंग करना है तो उन्होंने 20 माइक्रोन की यूज़ किया तो चलेगा। मान लो कोई बड़ा ये है जैसा कपास वगैरह हो गई या उस टाइप के पौधे हैं, फसल है, तो उनके लिए फिर कैसा है कि 7 महीने 6 महीने की फसल रहती है, 8 महीने की फसल रहती है, तो उनके लिए हम 25 माइक्रोन सजेस्ट करते हैं। और जो फसल बड़ी है 12 महीने 14 महीने चलती है, उनके लिए हम 30 माइक्रोन की मल्चिंग बोलते हैं किसान भाइयों को खरीदने के लिए। लेकिन अनुभव से एक चीज़ अभी हमने राय देना बदल दिया है कि जितना हो सके उतना मोटी मल्चिंग किसान भाइयों ने लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि आप अगर मान लो 20 माइक्रोन की ले लेंगे और आखिरी में प्रकृति है, कुछ चेंजों से अगर आपका क्रॉप 3 महीनों से 4 महीने तक खींचा गया तो फिर वो मल्चिंग कमज़ोर हो जाती है आखिरी समय में। और वो अगर कमज़ोर हो गई और उसी समय मान लो कि कोई तूफान आया, बूंदाबांदी हुई, तो मल्चिंग कमज़ोर है तो फट जाती है, फिर किसान को ज़्यादा काम पुरता है। तो हम क्या बोलते हैं कि भैया आप एक के स्टेप आगे चलो कि भाई जिसको 4 महीने की ज़रूरत है उसने 25 माइक्रोन रो, जिसको 6-8 महीने की ज़रूरत है उसने 30 माइक्रोन रो। तो आखिरी तक आपके मल्चिंग में ताकत रहती है। क्योंकि मल्चिंग का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज अभी सामने क्या आया है कि आखिरी समय पे अगर बूंदाबांदी हुई, मतलब 25 माइक्रोन का मल्चिंग है और उसको उन्होंने यूज़ किया 8 महीना, और 7वें महीने में या 8वें महीने में अगर बूंदाबांदी हुई तो मल्चिंग कमज़ोर हो गया रहता है, तो वो फट जाता है। वो फट गया तो किसानों को बहुत, मतलब वो टुकड़े छोटे छोटे हो जाते हैं, तो उसको जमा करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। अभी जितना मुझे समझ में आ रहा है तो केंद्र सरकार जल्दी ऐसा कुछ प्रावधान भी लाने वाली है कि ये 20 माइक्रोन 25 माइक्रोन 30 माइक्रोन की मल्चिंग नहीं चलेगी, सिर्फ 50 माइक्रोन चलेगी। क्योंकि उनको भी ये प्रॉब्लम समझ में आ रहा है कि जो चीज़ फायदों के लिए यूज़ किया है वो अभी नुकसान में बदल रही है। तो वो एक हो गई। और उसके साथ क्या रहता है कि जो मल्चिंग रहती है वो अलग अलग विड्थ में आती है, मतलब 2.5 फीट की चौड़ाई, 3 फीट की चौड़ाई, 3 नहीं आती है, 1 मीटर आती है, 3.28 और 4 फीट आती है। तो ये भी आपको आपके फसल के हिसाब से चुनना रहता है कि अभी आप जो बोल रहे 1 बाय 1 पे अगर आप स्ट्रॉबेरी लगवाने वाले हो तो फिर आपको 2.5 के नीचे तो मल्चिंग आती नहीं है। 3 फीट का बेड हमारा, तो आप बेड पे लगवाने वाले हो, फिर 2 बेड के बीच में कितना जगह छोड़ने वाले हो? 1 फीट नहीं, 1 से 1 फीट की जो बेड की दूरी है वो मतलब बीच में जो नाली आप हाँ, नाली कितनी छोड़ने वाले हो? 1 फीट की। तो आप 3 फीट का बेड बनवा के उसके ऊपर 3-3 पौधे लगवाएंगे, तो 1-1 फीट के आ जाएंगे। तो फिर आपको जो 3.25 फीट का हमारा मल्चिंग है 1 मीटर, वो लेना पड़ेगा कि भाई दोनों बाजू से दबने के बाद वो 1 फीट आपका 3 फीट आ जाएगा। तो वो 4 फीट वाली लेनी पड़ेगी। वो भी आप ले सकते हो अगर आपको, मतलब कैसा रहता है कि ये सब किसानों का, क्योंकि आखिरी में यहाँ पे जो मैटर है वो पैसों से जुड़ा है, किसानों के प्लानिंग से जुड़ा है कि भाई आपको अगर लगता है कि नहीं 4 फीट लेके आपको फ़ायदा होने वाला है, तो खर्चा ऐसा बहुत ज़्यादा तो कुछ बढ़ता नहीं, 2-4 हज़ार रुपये इधर उधर, तो आप 4 फीट लीजिए, फिर आपको दोनों बाजू से अच्छे से दबाते आएगी। और जो बेड अगर आपका कितना ऊंचा है वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जो प्लेन है तो अगर वो मान लो 6 इंच ऊंचा है तो इधर से 6 इंच और उधर से 6 इंच, तो 12 इंच वो भी ऊंचा हो गया, 4 फीट हो जाएगा पूरा। तो 4 फीट हो जाएगा, तो फिर आपको 4 फीट लेना पड़ेगा। तो ऐसा। और जो रंग के बारे में आपने पूछा, तो जो ब्लैक कलर रहता है वो नीचे से डालना चाहिए, ज़मीन के संपर्क में, और सिल्वर कलर जो है वो ऊपर से। तो इसके पीछे का टेक्निकल कारण ऐसा है कि जो सनरेज आते हैं वो सिल्वर से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और जो ज़मीन में जो आर्द्रता है या गर्मी है, मॉइस्चर और जो टेम्परेचर है, वो ब्लैक कलर पकड़ के रखता है, तो वहाँ से वो एक जैसा इन्वायरमेंट तैयार होने में मदद होती है। मल्चिंग का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो तो है खरपतवार नहीं आती है, लेकिन दूसरा जो फ़ायदा भी सामने आ रहा है कि एक जैसा पूरा पर्यावरण वहाँ पे मेंटेन होता है, तो फसल को फ़ायदा होता है। ये भी बहुत अच्छी आपने बात बताई। और दूसरा मैं तो नया काश्तकार हूँ, तो सर आपके तरफ भी किसानों को काश्तकारी यूज़ करते हैं शब्द? हाँ, क्योंकि हमारे तरफ जो विदर्भ एरिया है, हाँ, हमारे यहाँ तो भाई
शेतकरी मराठी भाषा यूज करते हैं हाँ, तो किसान को शेतकरी बोलते हैं। शेतकरी। हाँ, लेकिन कुछ एरिया ऐसा है महाराष्ट्र में कि वहाँ पे काश्तकार बोलते हैं। हाँ, तो तो मुझे ये हाँ। थोड़ा सरप्राइज हुआ कि हिंदी में भी किसान को काश्तकार बोलते हैं। वही दोनों तरीके से दो- किसान भी कहते किसान भी कहते हैं, काश्तकार भी कहते हैं कुछ ठीक है भी। सर, पूछिए सवाल। हाँ, तो बोरिंग से मुझे ये आपकी ड्रिप सिस्टम लगवानी है, हम्म, तो कैसे करके लगवाएं? अब हम तो बिल्कुल नए हैं। बिल्कुल। तो सर आपने जैसे बोला था कि आपके तरफ अभी जमीन का लेवल पानी का ज़्यादा गया नहीं है, ना ना हमारे तुलना में आपके यहाँ अच्छा पानी है। अभी हमारे यहाँ ऐसी पोजीशन है कि 400 600 800 फीट जमीन जाना पड़ता है नीचे, तब जाके पानी लगता है। और वो भी कितना लगता है, 1.5 इंची 2 इंची 3 इंची। लेकिन हमारे आपने यहाँ मुझे बोला था कितना लगता है? 70 फीट 70 फीट पे कितना पानी लगा है आपको? 5-6 5-6 इंच, मतलब 5-6 इंच अगर यहाँ पे जितना पानी बड़ा लगा ना बोरिंग, हाँ। तो बहुत किसान खुश हो जाएगा कि यार इतना पानी लगा। तो सर कैसे रहता है कि वो ठीक है, आपकी बोरिंग ज़्यादा गहरी है या नहीं है, आपको पानी कम लगा है ज़्यादा लगा है, ये बात ठीक है। लेकिन क्या रहता है कि आपके बोरिंग हो या कुआं हो या अपने कोई खेत तालाब हो, कोई भी तालाब हो, नदियाँ हो, पानी उठाया, ओके, और आपके खेत तक लेके गए, इसको मेन पाइपलाइन बोलते हैं। अच्छा अच्छा। ये तो आपने आपके वहाँ की ज़रूरत, वहाँ पे जो भी आपको सामग्री मिलती है या जो भी वहाँ पे करते हैं उसी हिसाब से करना है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। मान लो यहाँ पे बोरिंग है, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे बोरिंग है, और ये जो टेबल है ये आपका खेत है, तो यहाँ से आप कैसे भी पानी उधर लेके जाओ, उसमें कोई फर्क नहीं गिरेगा। लेकिन अभी ये जो खेत है आपका, तो यहाँ पे आप ड्रिप लगाओ, स्प्रिंकलर लगाओ या रेन गन लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन यहाँ पे 2 तरीके की पाइपलाइन होती है। एक क्या होती है कि जो अच्छा किसान है, पैसों वाला, जिनके पास कैपेसिटी है, या जिनके पास ऐसा है कि नहीं भैया मुझे 10-15-20 एकड़ अभी ज़मीन और 10-15 साल के लिए करनी है, तो वो किसान क्या करता है, 2-2.5 फीट चारी बना के कुछ पाइपलाइन अंडरग्राउंड डाल देगा कि जिसको रोज नहीं छेड़ेगा, हाँ। वो अंडरग्राउंड हो गई, और उसको जगह जगह पे कनेक्शन निकाल के रखेगा। और जो ऊपर का सिंचाई के लिए पाइपलाइन लगती है, जिसको हम सब लाइन बोलेंगे, वो कनेक्शन को जोड़ेगा। तो अंदर की पाइपलाइन उसकी परमानेंट हो गई लाइफ टाइम, और ऊपर का फिर वो, मान लो अभी आप है तो आपने अभी ड्रिप लगवाया, तो ये आपकी पाइपलाइन अंडरग्राउंड है, आपने बीच बीच में कनेक्शन निकाल के रखे हैं, तो यहाँ से आप आपका पाइप जोड़ेंगे, और मान लो 2 इंची, तो 2 इंची पाइप जोड़ेंगे और उसके ऊपर आप ड्रिप करेंगे। अभी मान लो 4 साल हो गया और आपको ड्रिप नहीं करना है, आपको अभी स्प्रिंकलर लगवाना है, तो आप अंदर की जो पाइपलाइन है वो वैसे ही रहेगी, उसके जो कनेक्शन है वो भी वैसे ही रहेंगे। अभी स्प्रिंकलर के हिसाब से आप सब लाइन चेंज करेंगे सिर्फ। तो इस तरीके से सोचना रहता है। अभी जो आपके मन में जो सवाल है कि भाई बड़ा पानी आता है, वो क्या है, आप जरा कि ज़्यादा पानी है ये आपको लगता है, हाँ 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 हाँ। तो मतलब क्या होता है कि आपके मन में ये डर है कि भाई ज़्यादा पानी है, 6 इंची पाइपलाइन है, हाँ और फिर इधर आप ड्रिप बूंद बूंद पानी गिराने वाले हो, तो बैक प्रेशर आएगा, हाँ बराबर। वही, वही। तो सर इसके लिए हमने क्या बोलते हैं कि आप क्या करो कि ये आपका क्षेत्र है और आपकी बोरिंग है, पहले तो बोरिंग के बाजू में बाईपास निकाल के रखना। बाईपास मतलब क्या कि वहाँ पे टी लगवा के उसको एक कॉक लगवा के छोड़ दिया, कि वहाँ से अगर आपने वो कॉक खोल दिया तो पूरा पानी आपका बाईपास हो जाएगा, पाइपलाइन में प्रेशर डाउन आ जाएगा। ये हो गया बाईपास। दूसरा कि मान लो अभी मुझे नहीं मालूम आपके पास कितना क्षेत्र है, 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 4 एकड़ है, 10 एकड़ है, नहीं मालूम, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि पहले ये मान लो ये आपका 2 एकड़ है, आपने 2 एकड़ को ड्रिप लगवा दी और पूरे कॉक खोल के रख दिए, बाईपास पूरा खोल के रख दिया, और शुरुआती दौर में आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि जैसे आप मोटर चालू करेंगे कि आपके पास कितना पानी है कि जो पर्याप्त है। मान लो ऐसी परिस्थिति है कि बाईपास आधा बंद करने के बाद आपका क्षेत्र में बराबर सिंचाई हो रही है पूरे 2 एकड़ में, बराबर, हाँ, तो ठीक है, फिर ये आपका गणित लग गया कि आधा पानी आपको कहीं दूसरी जगह यूज़ करना है। मान लो कि आधा बंद करने के बाद भी आपका इधर पानी कम गिर रहा है, तो फिर आपको वापस थोड़ा बंद करना पड़ेगा। अभी ऐसा मानो कि पूरा बाईपास बंद होने के बाद आपको 2 एकड़ के लिए पर्याप्त पानी हो रहा है, तो फिर वो अपन निष्कर्ष निकालेंगे। तो इसका अर्थ क्या है कि किसानों को पहले ढूंढना है कि उनके पास जो पानी है वो कितना है और उसके ऊपर कितने एकड़ सिंचाई एट ए टाइम हो सकती है। एक बार ये निकाल दिया कि आपका काम आसान।
मान लो ऐसा हो गया कि आपने बाईपास भी पूरा बंद किया, ये 2 एकड़ क्षेत्र भी आपका पूरा सिंचाई नहीं हो रहा है, वहाँ पे प्रेशर अप डाउन हो रहा है, तो आप 1 एकड़ का कॉक या आधा एकड़ का कॉक बंद कीजिए। मान लो 1 एकड़ का कॉक बंद कर दिया और 1 एकड़ को बराबर सिंचाई हो रही है, इसका अर्थ क्या है कि आपके पास इतना पानी है कि जो 1 एकड़ को पर्याप्त है। फिर आप 1 एकड़ को सिंचाई कीजिए, जो भी आपके पौधों की ज़रूरत है उस हिसाब से 1 एकड़ 1 घंटा 2 घंटा, फिर वो एरिया को बंद कीजिए और फिर अगला एरिया चालू कीजिए। और मान लीजिए आपका ये 2 एकड़ मैंने लिया था, अभी कोई किसान भाई बोल रहा है कि 20 एकड़ है। मैं जो किसान भाइयों के सवाल आता है वही ले रहा हूँ कि मान लीजिए कि 20 एकड़ है और आपका 6 इंची पाइपलाइन है, आपकी 6 इंची पाइपलाइन है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी है। तो ऐसा हो सकता है कि बाईपास बंद करने के बाद वो 10 एकड़ को पूरा हो रहा है, तो फिर उनको 2 टुकड़े गिराने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से सोचना है। यहाँ पे क्या रहता है सर कि आपका ठीक है 6 इंची पानी आया है, लेकिन आपका कितना क्षेत्र है? 2 एकड़। 2 एकड़ है। तो 2 एकड़ को आप पूरा खोलेंगे ना, तो हर 16 mm के नली में पानी जाएगा। हर 16 mm नली के अंदर से या स्प्रिंकलर है उसमें से पानी बाहर जाता रहेगा, तो सडनली इतना प्रेशर नहीं आएगा कि आपको डरने की ज़रूरत है। धीरे धीरे आएगा, आपको कंट्रोल में रहेगा। और तो भी आपको लगता है तो बाईपास आपके हाथ में ही है और आप वहाँ पे PRV का इस्तेमाल भी कर सकते हो। हमारा एक कॉक आता है प्रेशर रिलीज वाल्व, कि उसमें एक स्प्रिंग रहता है। जैसे प्रेशर एक सर्टन इसके ऊपर जाएगा तो स्प्रिंग सिक्योर जाएगा और पानी बाईपास हो जाएगा, और जैसे प्रेशर डाउन आएगा वो पूरा खुल जाएगा, तो वापस आपका प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। जैसे प्रेशर कुकर रहता है वैसे वो काम करता है। तो इस तरीके से वो सोचना रहता है ऐसा। और कुछ सवाल आपके? आपने वो लंबाई के बारे में सवाल पूछा था। मतलब अगर जो खेत में जो ये हम जो डालते हैं, ड्रिप डालने वाले हो? ड्रिप डालते हैं, तो कितनी लंबाई तक जो एक जैसा बूंद मतलब प्रेशर? सर देखो, परसों हमारे यहाँ कोई किसान आए थे, उस किसानों ने ऐसा बोला कि वो 10-15 साल से ड्रिप कर रहे, बराबर? हाँ। और उनका कहना था कि उनको 1 लीटर पर आवर का ड्रिपर चाहिए। मैं बोला ऐसा क्यों चाहिए? बोले यार हमने जो ड्रिप किया है ना, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, उन्होंने 2 लीटर पर आवर का ड्रिप किया है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, बोले कहीं पे पानी ज़्यादा गिर रहा है और कहीं पे पानी कम गिर रहा है। मैं बोला ये आपका फॉल्ट है डिज़ाइन का, क्योंकि ये जो ड्रिपर रहते हैं ना, ये ड्रिप इनलाइन में जो ड्रिपर लगवाए रहते हैं ना, तो इसमें क्या रहता है कि ये इस तरीके से बनाए रहते हैं कि इतना केजी पानी का प्रेशर मिलेगा तो ये इतने समय में इतना पानी डालेंगे। अगर इतना प्रेशर इनको नहीं मिल रहा है तो फिर वो उतना पानी नहीं डालेंगे, या उससे ज़्यादा मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, कम हुआ तो दिक्कत आएगी। जैसे कि आप अभी आपके गांव से यहाँ आए, आप ट्रेन से आए, आपको ट्रेन वालों ने बोला था कि यार एक 16 घंटे की या 24 घंटे की जर्नी है, 24 घंटे का आपका प्रवास है, ठीक है? तो उन्होंने एक अनुमान लगाया होगा कि गाड़ी 80 के स्पीड से चलेगी, 120 के स्पीड से चलेगी, लेकिन मान लो आपकी गाड़ी अगर 20 के स्पीड से चली तो आप कैसे 24 घंटे में पहुँचेंगे? तो ये चीज़ सभी को बताना ज़रूरी था कि ड्रिप करो, स्प्रिंकलर करो, कुछ भी करो, हर पॉइंट पे जितना बोला है उतना प्रेशर पानी का आना चाहिए। तो अगर आप 16 mm यूज़ कर रहे हैं, हाँ 16 mm 4 लीटर यूज़ कर रहे हैं, सबसे अच्छा जो ड्रिप है वो 4 लीटर ही है, 1 घंटे में 4 लीटर पानी गिराने वाला, तो आपका जो सही से लंबाई आती है वो आती है 180 फीट। इससे कम हुआ तो चलती है, मतलब सब लाइन से एक बाजू में 180 फीट, सब लाइन से एक बाजू में 180 फीट। इससे कम हुआ तो चलेगा, ज़्यादा हुआ तो नहीं चलेगा। अगर ज़्यादा डालेंगे तो क्या होगा, वापस वो प्रेशर आपका अप डाउन हो चालू हो जाएगा, आपका पानी एक जैसा नहीं गिरेगा। तो सबसे अच्छा जो माप है वो है 180 फीट। आप उसको देखो, आखिर में प्रैक्टिकल काम करना पड़ता है। आप उसको 220, 230 तक बढ़ा सकते हो, लेकिन 250, 260 लंबाई नहीं डालना। फिर ये 4 लीटर का जो है, तो ये एक ड्रिपर पे है या पूरी नली पे है? नहीं, एक ड्रिपर 1 घंटे में अगर नली में 1 केजी पानी का प्रेशर मिला तो 4 लीटर पानी गिराएगा। अच्छा। तो उतना ज़रूरी रहता है। और क्या है सर, अभी शायद आपने इसके पहले ड्रिप कभी किया नहीं है। नहीं पहली बार। हाँ, तो ड्रिप जो करने वाला है ना, उसको मालूम है कि ये ड्रिप जो है ना, ये चोकअप होती ही रहती है। ऐसा ड्रिप नहीं है कोई, क्योंकि इसमें ड्रिप का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने पानी का प्रॉब्लम है। जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि आप 70 फीट से अभी आपके एरिया में ज़्यादा बोरिंग नहीं होगी,
तो आप 70 फीट से पानी उठा रहे, लेकिन 10 साल बाद क्या हो जाएगा कि आपका यही गहराई 100 फीट 150 फीट चली जाएगी। तो क्या हो जाएगा, जितना आप नीचे जा रहे हैं ना उतना ज़्यादा मिनरल्स पानी के थ्रू ऊपर आ रहे हैं, जितना तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहे है। तो ठीक है, अभी वो तो देखो आखिरी में प्रैक्टिकली चीज़ें मैनेज करनी रहती है। तो आप 4 लीटर वाला ही ड्रिपर लीजिए, वो सबसे अच्छा रहता है। अच्छा, फिल्टर कौन सा लगवाया जाए इसमें? सर देखो कैसे रहता है कि फिल्टर्स 2 प्रकार के आते हैं, प्राइमरी फिल्टर और सेकेंडरी फिल्टर। अगर आपका बोरिंग का पानी है तो आपको प्राइमरी फिल्टर की ज़रूरत नहीं है। जो सैंड फिल्टर और हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर आते हैं उसकी ज़रूरत आपको नहीं है। जो खुले पानी का सोर्स रहता है तो वहाँ पे बहुत बड़ी प्रमाण में गंदगी आती है, तो वहाँ पे सैंड फिल्टर लगता है जो प्राइमरी फिल्टर है। या जहाँ में पानी में बाड़ू आती है, जैसे राजस्थान में ये प्रॉब्लम है कि पानी में बारीक रेत आती है, तो वो प्रॉब्लम आपके एरिया में भी नहीं है। नहीं, तो आपको हाइड्रोसाइक्लोन की भी ज़रूरत नहीं है। आप सेमी ऑटोमेटिक स्क्रीन फिल्टर या सेमी ऑटोमेटिक डिश फिल्टर, इसमें से कुछ भी इस्तेमाल करो। और हल्की सी बालू कभी कभार आती हो तब? सर देखो, हल्की सी का क्या डेफिनेशन ये पहले देखना पड़ेगा कि बाड़ू जब आती है ना तो आपने स्क्रीन लगवाया या डिश लगवाया है, वो चोकअप हो जाएगा। अगर ये मान लो 2 दिन में चोकअप हो रही है तो कोई टेंशन का काम नहीं है, लेकिन जहाँ पे सही में ये आती है पानी के साथ, वहाँ पे वो 1-1 घंटे में चोकअप हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप बिना हाइड्रोसाइक्लोन का लगाओ। अगर आपको बाद में लगता है कि हाँ यार मुझे बाड़ू आती है पानी में, तो फिर आपको हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर उसके पहले लगवाते आएगा। ऐसा कुछ नहीं कि बाद में लगेगा नहीं। फिर ये जो चोकअप हो जाएगी उसको फिर कैसे साफ करेंगे? सर देखो, आप लंबाई बराबर डालेंगे, आप प्रेशर बराबर मेंटेन करेगी तो 2, 2.5, 3 साल कोई टेंशन नहीं है। तो भी इसके ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाई है कि आपकी ड्रिप चोकअप क्यों होती है और हो गई तो उसको निकालना कैसे। तो दोनों वीडियो मैं आपको बता दूंगा और किसान भाइयों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो देख लीजिए। क्या है, वो पूरी एक डिटेल में वीडियो है। हाँ, तो आज आपका फिर वीडियो का टॉपिक चेंज हो जाएगा। और कुछ सवाल सर आपके? ये पाइप के बारे ये में? फ्लेक्सिबल पाइप आप पूछ रहे थे कि सबराइन के तौर पे यूज़ कर सकते हो क्या? बिल्कुल बिंदास कर सकते हो, कोई आपको चिंता नहीं है, आप कर सकते हो। हम दे रहे लोगों को कि सीधा इसको ही छेद गिरा के इसमें ड्रिपर डाल के, ग्रोमेट डाल के, टेकअप डाल के आप काम कर पाएंगे। इसमें ग्रोमेट लगा के कर सकते हाँ कर सकते हो, सब कर लाइन सकते की हो, क्योंकि इसकी थिकनेस अच्छी है ना सर। हाँ, ये पाइप एक्चुअली हमने रेन गन के लिए बनाया है। तो रेन गन पे 4 kg प्रेशर रहता है, तो ड्रिप स्प्रिंकलर के लिए 2-2.5 kg 1 kg पे तो ये चल ही जाता है। और कुछ सवाल सर आपके? ये स्प्रिंकलर कौन सा यूज किया जाए? नहीं सर देखो, हर एक स्प्रिंकलर की अपनी एक वैशिष्ट है, अपनी एक दिक्कत है। जैसे ये मिनी स्प्रिंकलर है और ये माइक्रो स्प्रिंकलर है। अभी मिनी स्प्रिंकलर 50 फीट के गोलाकार में पानी देता है और माइक्रो स्प्रिंकलर ये लगभग 25 फीट के 18 फीट के गोलाकार में पानी देता है। तो अगर आपके वहाँ वैसी ज़रूरत है कि पानी का बूंद बहुत महीन होना चाहिए तो आपको ये लगवाना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा है कि नहीं भाई थोड़ा मोटा भी चल जाएगा तो ये लगवा सकते हैं आप। नहीं बिल्कुल तो आप माइक्रो, आपको सजेस्ट किया है माइक्रो लगवाइए, कोई टेंशन नहीं। और कुछ सवाल सर? तो कोई लगा नहीं, बस थैंक यू। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि जो सवाल किसान भाइयों ने पूछे वो आपको अच्छे लगे होंगे, उसके जवाब भी आपको पसंद आए होंगे। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो से आपके नॉलेज में कुछ वृद्धि होती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। और आपके मन में भी ऐसा ही कुछ सवाल है तो हमारे इंजीनियर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक अवेलेबल रहते हैं। जिनको आप कॉल कर पाएंगे वो आपको हर सवाल के जवाब देंगे। सर ये रह गया कि आपने भी हमारे इंजीनियर को कॉल किया था तो उन्होंने जो नॉलेज आपको दिया वो सही दिया, आपको अच्छा लगा? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सर ये जरूरी कि सभी के साथ मैं बात नहीं कर पाता अभी, तो हम उनको ट्रेन करते हैं, वो आपके साथ बात करते हैं। एक चीज़ और है भाई साहब, हमारे यहाँ ये जो मिलते हैं ये 70-80 हज़ार में मिलते हैं। बराबर। वो आपने जो वीडियो डाले हैं उससे कुछ फ़ायदा ही हुआ। मतलब आपके यहाँ जो ड्रिप इरिगेशन है वो 1 एकड़ का खर्चा 70-80 हज़ार रुपये जाता है। असल में वो वैसे वाले पाइप देते हैं और वो फिर और सर क्या हो रहा है कि आपको मतलब उधर के किसानों को मालूम नहीं है ना, हाँ, तो वो बस। क्या बोलते हैं ये भी लेना पड़ेगा, जैसे हमने बोल दिया अभी कि सैंड फिल्टर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उधर क्या है सर, मैं आपको झूठ नहीं बोलता कि वो दुकानदारों की या उनकी भी दिक्कत क्या है कि छोटा मार्केट है तो उनको भी आमदनी कमाने के लिए है ही नहीं, सेल करना है। मार्केट है ही नहीं। ये इधर कहीं बुलंदशहर से लाते हैं, कहीं कहीं से लाते हैं, तो वो फिर
पछाड़ी देते हैं बिल्कुल। तो चलो अच्छा है सर, आपने ये चीज़ बोला, मुझे भी अच्छा लगा कि मैं किसी के काम में आ रहा हूँ और आपका उससे फ़ायदा हो रहा है। हाँ तो इसी के साथ यह वीडियो हम ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।